Bismillahirrahmanirrahim. This is our 10th session regarding school management, establishment of some new school or the development of already existing school. In the previous session, we were talking about JDs, job descriptions, that to run any system, to develop any system or to run any system smoothly, that we need to at first define and secondly convey प्रॉपरली द रोल्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल वर्किंग इन दैट सिस्टम जी, कि अगर वो रोल डिफाइन होने का फेज़ कमज़ोर है तो फिर भी प्रॉब्लम होगी एग्जीक्यूशन में, और अगर वो कन्वे प्रॉपर नहीं हुआ तो तब भी उसमें कन्फ्यूजन होगी। यानी एवरीबडी मस्ट नो कि हर किसी को पता होना चाहिए उसका क्या रोल है, यानी वो उसको कोई रिमाइंडर ना देना पड़े, उसको कोई आप कह लें कि बार बार ना बताना पड़े कि वो बेहतर तरीका क्या है कि भाई वो क्या हो, जेडीज जो हैं रिटन फॉर्म में हूएवर इंडिविजुअल इज़ देयर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू हिम जी। उसमें हम कल बात कर रहे थे कि टीचर के कुछ हमने जनरल रोल्स डिस्कस किए थे, जिसमें ख़ास तौर पे हमने हाईलाइटेड एलिमेंट क्या किया था कि भाई टीचर्स का बाकी सब्जेक्ट टीचर्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, कोलैबोरेशन है, चाहे वो वीकली हो, बाय मंथली हो या मंथली, कम अज़ कम वो होनी ज़रूरी है। यानी वो बाकी सारे रोल्स के साथ क्रक्स हमने ये निकाला था। फिर क्या जी, आफ्टर दैट मूविंग अहेड जी, दैट अटेंडेंस जी स्पेसिफिकली हमने कल डिस्कस की थी कि जिस तरह क्या हमने कहा कि अब सिर्फ क्लास टीचर रिस्पॉन्सिबल है, नो नॉट एट ऑल जी, एवरी इंडिविजुअल इज़ देयर जी, ठीक है। और उस अटेंडेंस में ख़ास तौर पे जो हमने कल कहा था कि अटेंडेंस सिर्फ गिनती ही नहीं होती, अटेंडेंस इज़ देयर टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल्स की। वो जो बच्चे हैं स्कूल में हैं, ठीक है, वो कोई अगर प्रिंसिपल डंडा लेके खड़े रहें जी अटेंडेंस पूरी करवानी है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो कॉल्स में बिजी है, सिर्फ उन मैसेजेस में बिजी है कि जी अटेंडेंस इज़ सिंपली बेस्ड अपॉन मोटिवेशन जी, ठीक है। वो एक मोटिवेशन जो होता है वो हर एक की तरफ से होती है, सिर्फ एक क्लास टीचर मोटिवेट कर रहा है वही नहीं है, बल्कि मोटिवेशन से अलावा ज़्यादा भी मैं इसको कहूँगा अवेयरनेस, कि वो बच्चा जब एब्सेंट रह रहा होता है तो जब मुड़ के वापस आता है तो वो उस सर्कल में साथ कोप अप नहीं कर पा रहा होता, साथ कैरी ऑन नहीं कर पा रहा होता, कि पिछले दिन के उसके 6-7 लेसन्स जो हैं वो स्किप हो चुके होते हैं। अब आप कहें जी कि उस अटेंडेंस में ख़ास तौर पर उसका जो चीज़ होता है वो फॉलो अप होता है, कि क्या जो एब्सेंटीज़ हैं उनको कॉल्स गई हैं, मैसेजेस गई हैं, एक सिंपल फॉलोअप कहूँ, लेकिन उससे बड़ा फॉलोअप क्या है कि अगले दिन क्या मैं उनको पूछा जा रहा है उस बारे में, क्या रियलाइज़ करवाया जा रहा है। जहाँ पूछे जाने से मुराद वो नहीं है कोई अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट हो गई है, कोई पनिशमेंट होगी, नहीं। जब आप पूछ रहे होते हैं, सपोज उन्हीं में से कोई बच्चा कहता है उसके किसी करीबी रिश्तेदार की डेथ हुई है, उस वजह से वो एब्सेंट रहा, और आपने उसको नहीं पूछा, आपने उसके लिए फातिहा खानी नहीं की या ताज़ियत नहीं की, तो आपके लूप से निकल जाएगा। उसके दिमाग में नोइंगली या अननोइंगली एक बात बैठ जाएगी कि मेरे टीचर को मेरी पर्सनल इश्यूज से कोई कंसर्न नहीं है, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जी वो बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है। अब आप कहें जी कि वो फिर उसमें साथ उसके सीटिंग अरेंजमेंट वो भी देखनी होती है टीचर ने, कोई प्रॉपर है या नहीं, हर एक ने, यानी सिर्फ क्लास टीचर नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट भी। फिर क्या जी कि सब्जेक्ट रिलेटेड इश्यूज़ जी, वो भी नोटिस में होने चाहिए। जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं सिर्फ डिलीवर कर रहा हूँ, क्या मेरे पास अब कोई फीडबैक सिस्टम है, और अगर स्कूल इसको इस्टेब्लिश करके टीचर को दे दे, यानी फीडबैक मुख्तलिफ़ तरह का होता है। जिस तरह हमने क्या कहा कि जी एक इंस्टीट्यूशनल फीडबैक सिस्टम है जिसको हम एवेल्यूएशन क्राइटेरिया कह लें, ऑब्जर्वेशन क्राइटेरिया कह लें, एक वो होता है, लेकिन एक टीचर का पर्सनल भी अपना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आई टेक क्लासेस जी, आई ऑलवेज टेक फीडबैक जी, वो बच्चों से रिटन फॉर्म में मैं हमेशा लेता हूँ, और उससे मुझे बहुत सारी लाइंस भी मिल जाती हैं कि सम टाइम मेरे नज़दीक मैं वो काम ठीक कर रहा होता हूँ, लेकिन बीच में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वो उसको उसकी नेचर को या उसके पीछे माइंडसेट क्या है उसको नहीं समझ पा रहे होते, या लॉजिक क्या है उसको नहीं समझ पा रहे होते। यानी मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं कौन सा टास्क कैसे हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा होता, या ये नहीं कि वो समझ पा नहीं रहा था, यानी उसका पर्पस क्या है, उस तरीके से क्यों करवा रहा हूँ ये नहीं समझ पा रहा होता। ओरिएंटेशन वाले दिन फॉर एग्जांपल मैंने सब्जेक्ट की अपनी ओरिएंटेशन की जी, कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, मैंने कैसे करवाना है, कौन कौन सी डिटेल्स हैं, नोटबुक कैसे होगी, होमवर्क कैसे होगा, असाइनमेंट्स कैसे होंगी, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, ये सारी डिटेल मैंने फॉर एग्जांपल ओरिएंटेशन डे वाले दिन दी अपने बच्चों को। उसमें से उस दिन बच्चा कोई एब्सेंट था, अब वो बाद में जब उसने ओरिएंटेशन ही नहीं ली, ठीक है, मैं क्लास के अंदर कौन सा काम कब करवाता हूँ, क्यों करवाता हूँ, उसको यही नहीं पता, तो वो उसकी एफिशिएंसी उसमें कैसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर, तो यानी कोई फीडबैक सिस्टम मेरे पास होना चाहिए जी। अलॉन्ग विद दैट जी डिसिप्लिन जी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी टीचर जी, हर एक की जिम्मेदारी होती है जी, एवरी इंडिविजुअल जी,
उसमें चाहे यूनिफॉर्म कह लें, चाहे हेयर कट कह लें, यूजुअली होता क्या है जी, पीटीआई सर देखेंगे जी यूनिफॉर्म के वो ज़िम्मेदार हैं, या प्रिंसिपल सर हैं वो राउंड लेंगे तो देखेंगे जी बच्चों की हेयर कट प्रॉपर है या नहीं है। नो, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। टीचिंग का काम सिर्फ ये टीचिंग नहीं है कि मैं क्लास के अंदर गया हूँ, मैं कुछ एक लेक्चर डिलीवर करके मैं बाहर आ गया। नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट देयर, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बिहेवियर, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फिजिकल स्टेचर, देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है, देयर देयर प्रेजेंटेशन, ठीक है, उस प्रेजेंटेशन में उनकी टाई नॉट, उसका यूनिफॉर्म, उनकी हेयर कट, ठीक है, उनका इवन फेस, ठीक है। बस बात उसका लग रहा होता है कि बच्चे का कि वो ही इज़ नॉट देयर हिमसेल्फ इन द क्लास, कि वो क्लास के अंदर मौजूद ही नहीं है मेंटली, ठीक है, यानी फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, मेंटली नहीं है। अब मैं कहूँ जी मैं उसको डिसिप्लिन्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेंटली वहाँ बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। बिहाइंड द सीन हो सकता है उसका कोई इशू हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, द चाइल्ड इज एनग्रोस्ड इन दैट जी, विद दैट जी, एंड आई एम थिंकिंग दैट द चाइल्ड इज इनोसेंट। यानी हम इसी को बिहेवियर कह रहे होते हैं ना, कि बच्चा मेरे साथ कोप अप नहीं कर पा रहा, मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, या मेरे मैकेनिज्म में शामिल नहीं हो रहा, तो हम सिंपली क्या डिफाइन कर देते हैं, बच्चा बदतमीज़ है जी। तो दैट नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, उसमें 30-40 बच्चे बैठे हुए हैं, और उसमें से सपोज एक बच्चा है जो कंसिस्टेंटली डिसमेंटल्ड है, कंसिस्टेंटली वो फोकस्ड नहीं है, कंसिस्टेंटली वो एब्सेंट माइंडेड है, तो बेहतर ये होता है, सजेस्ट क्या किया जाता है कि मैं उसको पहले क्लास में पॉइंट आउट ना करूं। आई कैन कॉल हिम इन ऑफिस, आई मस्ट डिस्कस विद हिम, और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे कहूँ जी, तकरीबन 99% मुझे कोई ना कोई इसकी वजह मिल जाती है, कोई ना कोई इशू मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी, वन ऑफ दोज इशूज़ जी, इसमें एक बहुत बड़ा जो मैं आज तक कहता हूँ कि दैट द प्रॉब्लम डिस्प्यूट बिटवीन पेरेंट्स जी। इशू पेरेंट्स का था, बच्चा उस वजह से डिस्टर्ब था, ठीक है, चिड़चिड़ा था, वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, उसका क्लास के अंदर भी नहीं थी, होम असाइनमेंट्स में भी नहीं थी, किसी किस्म की नहीं थी, और एटीट्यूड भी क्या था, थोड़ा सा जिसे आप कह लें कि चिड़चिड़ा था। अब मैं उसको क्या डिफाइन कर दूं कि वो बदतमीज़ बच्चा है? नहीं, पीछे जब इंक्वायर किया गया तो वजह उसकी कुछ और मिली जी। तो ये भी सब्जेक्ट टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी। am I क्लियर जी? देन जी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जी, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जी, वेरी इंपॉर्टेंट जी। अब इसमें मैं फिर कहूँ, फॉर एग्जांपल सबसे बोरिंग मैं खुद हूँ, मैं अपनी मिसाल दूँ, दैट आई वाज नॉट गुड एट दैट, बट देन देयर केम अ टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अबव ऑल जी इन ग्रूमिंग ऑफ अ चाइल्ड जी। अब मैं मिसाल दूँ, फॉर एग्जांपल करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर से मुराद ये नहीं है कि दैट आई एम गेटिंग द चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग जी, और आई एम ऑल द टाइम फुली इन्वॉल्व इन दैट जी। मिनिमम इज़ दैट when they are actually, minimum is that when some event is there, और मैं क्लास में उस इवेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में या उनकी पार्टिसिपेशन के बारे में 2-4 लफ्ज़ बोल देता हूँ, तो डोंट यू थिंक दैट बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे? यानी अगर मैं कोई और ना भी करूँ, मिसाल है मैं बच्चे को किरात, नात, डिबेट कोई चीज़ तैयार नहीं करवा रहा, मिनिमम मैं उसको मोटिवेट तो कर सकता हूँ कि दे मस्ट पार्टिसिपेट इन दैट। मिनिमम इतना तो कर सकता हूँ कि इस पार्टिसिपेशन से उनको फ़ायदा क्या होगा फ्यूचर में। तो ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, पर्सनैलिटी ग्रूम होगी उनकी, और अबव ऑल उनकी वो जो हिडन स्किल्स हैं, उनका टैलेंट है, उसको एक्सपोज होने का मौका मिलेगा। अम्मा क्लियर जी? ये तो मैंने क्या कहा, मिनिमम लेवल है उसका। और अगर इसको कहूँ एक अप्रोप्रिएट लेवल, कि वो सिर्फ टीचर का काम, सिर्फ टीचर ही नहीं है, साथ मुझे उन बच्चों को उससे रिलेटेड गाइडलाइन, आइडियाज़ देना। जिस तरह हम आगे आपको एक पूरा प्लान इसमें डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट ग्रूमिंग से रिलेटेड स्कूल मैनेजमेंट में क्या रखा जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या सेगमेंट्स हैं, क्या मैकेनिज़्म है, वो प्लान हम आगे पूरा उस पर सेशन होगा, वहाँ वो डिटेल्स आ जाएंगी कि हाउ टू ग्रूम स्टूडेंट्स जी इन अ स्कूल, इन एन इंस्टीट्यूट, इन अ कॉलेज, और उसकी पॉलिसी कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, एक प्लान कैसे कर सकते हैं। यानी एक तो जनरल बात होना है कि भाई उसमें एक्टिविटीज़ करवाएं जी,
कैसे करवाएं जी, ये प्लान डिस्कस होना है। बच्चों को ग्रूम करें जी, ये एक जनरल बात है, कैसे ग्रूम करें वो प्लान डिस्कस होना है। और उस प्लान में टीचर का भी बहुत बड़ा रोल है, और रोल हम क्या कर देते हैं, टीचर का फिजिकल डाल देते हैं मोस्टली, कि टीचर ने जी स्पीच लिख के दे दी, बच्चा उसको प्रिपेयर। टीचर की जिम्मेदारी क्या जी, टीचर स्पीच लिख के, नहीं नहीं नहीं, लिख के नहीं देनी होती, गाइड करना होता है, आइडियाज़ देने होते हैं, मोटिवेट करना होता है, काउंसलिंग करनी होती है। देन जी एग्जाम्स रिलेटेड थिंग्स जी, above all जी announcement of that exam जी, highlighting the importance of that जी। फिर उसका सिलेबस है, क्या वो बच्चों को वेल अवेयर हैं या नहीं है। फिर निटिग्रिटीज़ उसकी, क्या वो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, कैसे कंडक्ट होगा। फिर एग्ज़ाम का डेकोरम जो है, बच्चों को एक मोटिवेशन देना उसमें जी। उसके लिए फिर पेपर प्रिपरेशन जी, क्या वो अप टू द मार्क है या नहीं है, क्या वो मेरी उस असेसमेंट में साथ मेरी असेसमेंट भी है या नहीं है। गॉट माय पॉइंट जी। इसी में अब सेपरेट करके मैं मेंशन कर रहा हूँ जी, कोऑर्डिनेशन जी, और हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन विद स्टूडेंट्स अबव ऑल जी। क्या मैंने कोई क्लासरूम में ऐसा मैकेनिज्म रखा है जिसका मैं जो पहले जिक्र कर चुका हूँ, कि मुझे उसका फीडबैक मिले, मुझे बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके एक्शंस, रिएक्शंस, उनकी फीलिंग्स या वो सब्जेक्ट के साथ कोप कर पा रहे नहीं कर पा रहे, कहाँ वो कंफर्टेबल हैं, कहाँ वो कंफर्टेबल नहीं हैं, क्या इश्यूज़ हैं उनके। फिर जी कलीग्स जी, जब मैं उसको टीम मेंबर कहता हूँ, सपोज मैं किसी एक क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मेरी टीम वहाँ पे कौन सा है, बाकी 6 टीचर या बाकी 5 टीचर, उनके साथ क्या कोऑर्डिनेशन का कोई मैकेनिज्म है जी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, कि भाई अगर वो वीकली नहीं है, बाय मंथली नहीं है, तो कम अज़ कम जो है वो लाजमन मंथली होना चाहिए बेसिस पे। उसी में हम स्टूडेंट फाइल डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। जब भी मैं स्टूडेंट फाइल या स्टूडेंट पर्सोना, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें हर स्टूडेंट की कुछ चीज़ें हाईलाइट अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ, वो मैं इंडिविजुअल कर ही नहीं सकता। ठीक है, मैंने सपोज मिसाल के तौर पे, मैंने सपोज हम कल भी डिस्कस किया था, 5 बच्चे मैंने होमवर्क के निकाले, 5 बच्चे मैंने बिहेवियर के निकाले, तो मैं बाकियों को जब कंसल्ट करूँगा तो हो सकता है मेरे वो 5 की जो सिलेक्शन मैंने किया वो गलत है। am I क्लियर जी। फिर जी जब मैं कलीग्स कह रहा हूँ तो उसी में फिर मैं मैनेजमेंट भी डाल सकता हूँ, विद कोऑर्डिनेटर, विद हेड। यानी एक तो मेरे कलीग्स में क्या आ गए, मेरे साथ के स्टाफ मेंबर्स, टीचर, फिर उसमें क्या कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। कोई एक मैकेनिज्म ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि बीइंग अ टीचर, और ये मैकेनिज्म कौन बनाएगा जी, स्कूल मैनेजर्स, पॉलिसी मेकर्स, कि क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिसमें वीकली, अब आपको वो सैटरडे ऑफ करने की लॉजिक समझ आ रही होगी, कि वीकली, बाय मंथली या कम से कम मंथली, कि मुझे अपने हेड्स के साथ बैठ के, जो मैं जिन बच्चों को मैं डील कर रहा हूँ, उनके इश्यूज़, उनके प्रॉब्लम्स, उनका स्टेटस शेयर करने का मौका मिल रहा है, और उसका कोई मैकेनिज्म है, वो चीज़ें फाइल अप हो रही हैं या नहीं हो रही। am I क्लियर जी। फिर जी नॉलेज जी, इसको नॉलेज कह लें, राइट टू नो कह लें, टीचर के नॉलेज में क्या चीज़ें होनी चाहिए जी। अबव ऑल जी एडमिशन लिस्ट जी, कौन सा बच्चा, उसका एडमिशन कब हुआ है, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ। जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये होता है, सपोज सेशन स्टार्ट हुआ है मार्च में, और हर जगह हमारे लिए इतना एग्जैक्ट स्टैंडर्ड मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं होता हर स्कूल के लिए, हर इदारे के लिए, कि वो अपने एक एडमिशन की डेडलाइन दे के उसको क्लोज कर दें, क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसके बाद नहीं। तो ड्यूरिंग क्लासेस भी जो क्या एडमिशन आ रहे होते हैं, तो मेरे वो नोटिस में होना चाहिए कौन सा बच्चा कितने दिन लेट आया है,
ताकि मैं उसका कोई मेकअप प्लान तो करूँ ना, या उसका कम से कम ओरिएंटेशन प्लान तो करूँ ना। अब सपोज जी आपने मार्च में सेशन शुरू किया, एक बच्चे ने आपको ज्वाइन किया है कब, अप्रैल में, तो सबसे बड़ा टास्क मेरा मेकअप प्लान का जो टास्क नंबर 1 है, एडजस्टमेंट ऑफ दैट चाइल्ड, कि मैंने फोकस्ड टारगेटेड एफर्ट्स करनी है उस बच्चे को उस क्लास के अंदर एडजस्ट करने के लिए। दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कोई तरीका नहीं होता कि मैं बच्चे को जी बैग उठा के जाके क्लास में बिठा दूँ, नॉट एट ऑल। आई नीड टू इंट्रोड्यूस दैट चाइल्ड टू अदर्स। मैंने उसका क्लास में इंट्रोडक्शन करवाना है, मैंने कोशिश करनी है उसकी वहाँ फ्रेंडशिप डेवलप हो, मैंने कोशिश करनी है वो उस माहौल में जितना जल्दी हो एडजस्ट हो जाए। वो लेट कमर्स आर ऑलवेज वरीड, वो परेशान होते हैं, फिर हो सकता है वो कोई और स्कूल ट्रांसफ़र करके आया हुआ हो। नए माहौल में एडजस्ट होते हुए, नए लोगों के साथ एडजस्ट होते हुए बड़े बंदे को टाइम लगता है, तो व्हाट अबाउट अ चाइल्ड, व्हाट अबाउट अ स्टूडेंट। मैंने ऐसे कौन से मेजर्स लिए हैं कि जिससे वो कंफर्टेबल फील करे, ईजी फील करे, उसको फिर पढ़ाई मुश्किल लगना शुरू हो जाएगी अगर मैंने ये काम ना किए तो। फिर दूसरी बात, ये तो क्या था उसका एडजस्टमेंट, फिर दूसरी बात जी व्हाट एवर ही मिस्ड, हाउ विल आई कवर इट अप। जो कुछ वो मिस हुआ है, क्या उसके पेरेंट्स के साथ बैठ के मीटिंग हुई है, वो डिटेल्स डिस्कस हुई हैं कि जी आपका बच्चा अभी एक मंथ बाद आया है, तो ये चीज़ें इसकी स्किप हो चुकी हैं, मिस हो चुकी हैं। उसका कोई मेकअप प्लान हो ताकि सारे मिल के एक जॉइंट एफर्ट करें कि वो बच्चा सारों के साथ शामिल हो जाए जी। am I clear जी? After that जी, this was all regarding what जी, subject teacher जी. Now I am moving ahead जी, roles of class teacher. क्लास इंचार्ज कहें, क्लास टीचर कहें, और मॉडर्न वर्ल्ड में इसको ध्यान में रखिएगा मेंटोर भी कह देते हैं। I must select a person being a manager जी, who is concerned enough to be a mentor। या मैं उसका नाम मेंटर रख सकता हूँ। Am I clear जी? Here जी once again student file above all task क्या जी, student file, जिसमें student context of each and every child, और उस context में even parental information जी, whether they are educated or uneducated, are they both educated or one is educated and one is uneducated, family background, social background, religious background, फाइनेंशियल बैकग्राउंड जी, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। अब आ जाए स्पेसिफिक जी। अब सब्जेक्ट टीचर के पास तो अपने सब्जेक्ट का था ना यहाँ क्या हो जाएगा जी, हाउ इज़ दैट चाइल्ड इन इंग्लिश, हाउ इज़ दैट चाइल्ड इन मैथमेटिक्स, हाउ इज़ दैट चाइल्ड इन जनरल साइंस, हाउ इज़ दैट चाइल्ड इन व्हाट जी, एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ में कैसा क्लास पार्टिसिपेशन कैसी है उसकी, इस डिसिप्लिन, his uniform, his behavior। और ये मैं फिर कहूँ जी, ये वाली चीज़ वहाँ कहाँ डिसाइड होगी जी, कोऑर्डिनेशन में जी। कहाँ होगी, कोऑर्डिनेशन में जी, कोऑर्डिनेशन विद द होल टीम। अगर 6 या 7 टीचर हैं तो उनमें से एक कौन हो गए, क्लास टीचर, बाकी उनकी 5 या 6 की जो टीम है उनके साथ मिल के ये चीज़ें फिर फाइनलाइज करनी होती हैं। क्या सारे इस बात पे अग्रीड हैं कि वो बच्चा लेस पार्टिसिपेंट है जी, क्या सारे इस बात पे अग्रीड हैं कि वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है जी, या कहीं ऐसा तो नहीं है वो किसी एक सब्जेक्ट में एक्टिव पार्टिसिपेंट है और दूसरे में क्या लेस। और इसी की बेस पे काउंसलिंग इसी को कहा जाता है ना जी, इसी की बेस पे तो पेरेंट्स को हम सजेस्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर बच्चे को किस फील्ड में लेके जाएं आप। यही मैकेनिज्म तो आगे असल काउंसलिंग की बेस देता है ना। डायरेक्ट काउंसलिंग कैन नेवर बी डन जी। मेरे पास एक बच्चा कॉलेज लेवल का डायरेक्ट आ जाता है, हाउ कैन आई काउंसिल हिम without having his history, just like a doctor।
कि आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो वो आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो पहले वो आपकी क्या हिस्ट्री डिटेल मांगता है ना, और स्कूलिंग प्रोसेस में ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की बेस पे सजेस्ट किया जा सकता है कि आगे बच्चे को क्या मेडिकल साइंस में जाना चाहिए, या इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, या मैनेजमेंट साइंसेज में जाना चाहिए, या मीडिया स्टडीज़ में जाना चाहिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस में जाना चाहिए, या लॉ जुडिशरी की तरफ जाना चाहिए। व्हाट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड दैट चाइल्ड इज हैविंग, जिसमें आप पेरेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आप कहें जी, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ जी, कि इशू सारा स्कूल का था कि जहाँ पे कोई काउंसलिंग सिस्टम, कोई सजेस्टिव प्लान एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा मेजॉरिटी। इल्ला माशाल्लाह, मतलब मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन कुछ स्कूल्स का बहुत अच्छा काउंसलिंग सिस्टम है। लेकिन जनरली अगर आप बात करें तो क्या मेजॉरिटी स्कूल्स में ऐसा कुछ सिस्टम है ही नहीं जिसमें पेरेंट्स को सजेस्ट किया जाए कि बच्चे को आगे कौन सी लाइन एडॉप्ट करनी चाहिए। तो फिर पेरेंट्स पे हम किस तरह गिला कर सकते हैं कि जी सारे के सारे पेरेंट्स मेडिकल इंजीनियरिंग के पीछे पड़े हुए हैं। एक बात, और दूसरी बात जी, अगर सजेस्ट किया भी जाता है, मैंने सुना है स्टेटमेंट जी मेरे ख्याल में जी आप अपने बच्चे को क्या करें जी, इंजीनियरिंग में डाल दें जी, मेरे बच्चे को क्या करें जी, मेडिकल में डाल दें। इन लाइटर नोट डाल दें से मुराद मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरह कोई बकेट है, वो बाल्टी है, सांचा है, उसके अंदर डाल देना है उन्होंने बच्चे को। कोई बास्केट है, ये मेडिकल वाली बास्केट है, इसमें डाल दें जी। क्लियर? यानी क्या मुराद, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं होता उसका, कोई हिस्ट्री, कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कोई डाटा एनालिसिस नहीं होता। वो एनालिसिस कैसे हो सकता है कि वो बच्चा मेरे पास मेरे स्कूल में कॉलेज में 2-3 साल 4 साल पढ़ा है, तो उसकी जो स्टूडेंट फाइल मेंटेन हो रही है उससे डाटा बता रहा है कि वो बच्चा मिसाल के तौर पे इस चीज़ में हमेशा एक्टिव है जी, इस चीज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है जी। उस डाटा की बेस पे फिर हम सजेस्ट कर सकते हैं कि इस बच्चे को फ्यूचर में किस फील्ड में जाना चाहिए, किस लाइन में जाना चाहिए। एंड इट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड जी, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वेस्ट में ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे ही वो बच्चे की अगर लाइन डिफाइन करते हैं तो किसको फ्यूचर में जाना चाहिए, तो वो होता किसके थ्रू है, स्टूडेंट फाइल के थ्रू। हमने उसको क्या बना लिया जी, एक बर्डन में। और बर्डन बनाने की वजह क्या है, हम स्कूल मैनेजमेंट ही है। क्यों कि टीचर्स को हमने वो एक तो वर्कलोड इतना रख दिया जाता है कि इन चीज़ों के लिए काम ही नहीं पॉसिबल होता, या वो वर्कलोड इतना हेक्टिक होता है कि उसके बाद ये काम करने का क्या लें आपके टेम्पो ही नहीं रहता, या तीसरा इन चीज़ों के बारे में ब्रीफ ही नहीं किया जाता, ये चीज़ें कन्वे ही नहीं की जाती, हम उनसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये खुद काम करें। am I क्लियर जी? तो इसके लिए आप देखें, आपने, मैंने क्या कहा था कि आपकी एक एक हर माइन्यूट चीज़ भी आपकी ओवरऑल पॉलिसी को, प्लान को अफेक्ट करती है। जब ये सारी चीज़ें मैं जहन में रखूँगा तो फिर मैंने क्या ओवरऑल प्लानिंग करते वक्त, अपने स्कूल का सिस्टम डेवलप करते वक्त, ठीक है, या उसको इस्टेब्लिश करते वक्त मैंने जहन में रखनी है कि मैंने आगे ये चीज़, ये काम भी करना है। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट, स्टूडेंट काउंसलिंग इज एन एसेंशियल पार्ट इन एनी एजुकेशन सिस्टम। और स्कूलिंग, अब स्कूलिंग में सिर्फ एकेडमिक्स मैं कहूँ जी वो भी नहीं है, ठीक है, मैं स्कूलिंग में सिर्फ ग्रूमिंग, वो भी नहीं है, ठीक है, सारे हैं। उनके साथ एक और मैंने क्या ऐड कर लिया आज जी, काउंसलिंग। अब वो काउंसलिंग चाहे करियर काउंसलिंग है, चाहे वो प्रोफेशनल या वो काउंसलिंग है, या इसको दूसरे लिहाज से अगर आप देखें आप तो क्या, फॉर एग्जांपल जी बच्चे का कोई साइकोलॉजिकल इशू है, बच्चे का कोई बिहेवियरल इशू है, वो भी यहाँ स्टूडेंट फाइल में नोट डाउन होगा, उसकी कुछ हिस्ट्री बनेगी, तो तब हम करेंगे ना। या सपोज क्या होगा कि बच्चे ने फर्स्ट टाइम ही गलती की और हम ही उसको उस पर ऊपर छाप लगा देंगे, ऐसा है। हाँ, जब मेरे पास एविडेंस आएगा कि ये गलती बार बार हो रही है, ये मिस्टेक बार बार हो रही है, या ये मिस्टेक डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट टीचर्स ने ऑब्जर्व की है, फिर मैं बैठ के, हम उस पर बैठ के कोई हल सोचेंगे उसका, व्हाट इज द वे आउट। एम आई क्लियर जी? फिर जी, अब वो जो सारे टास्क हमने किसके किए थे, सब्जेक्ट टीचर के, वो इंडिविजुअल थे। अब इसको एज अ होल आप वही सारी लिस्ट यहां पे ला सकते हैं, जिसमें मैं फिर कहूँ अटेंडेंस, यूनिफॉर्म, और अटेंडेंस में ख़ास तौर पे फिर मैं क्या कह रहा हूँ, उसका फॉलोअप। अटेंडेंस ये नहीं होती बच्चा आया या नहीं आया जी, बस ऑफिस इन्फॉर्म कर दिया मैंने कि ऑफिस में मैंने बता दिया आज 5 बच्चे एब्सेंट हैं,
वो क्यों एब्सेंट हैं ये जानना ज़रूरी है हर एक टीचर के लिए जनरली, और क्लास टीचर के लिए स्पेसिफिकली, कि फॉलो अप के बाद उसका कोई कवर अप प्लान है, करेक्टिव मेजर्स कुछ डिसाइडेड हैं। यानी 5 एब्सेंट है पता चल जाना या ऑफिस में इन्फॉर्म करना ये काफ़ी नहीं है जी। वो क्यों एब्सेंट है और आइंदा नहीं होने चाहिए उसके लिए क्या ऐसा करें। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक बात, या वो जो एब्सेंट है उनके लिए क्या कोई क्या हमारे पास ही सारा कोई LMS सिस्टम है जी हर स्कूल में? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर स्कूल अपना LMS चला रहा है जी, कि उसका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि सपोज आज में जो कुछ हुआ है एक्टिविटी उसकी वीडियो अवेलेबल है जी? तो मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब क्या, हमें कोई ना कोई मेकअप प्लान देना पड़ेगा। और इसका रिजल्ट देखिएगा एंड पे जाके, ये मैं बार बार अटेंडेंस इन चीज़ों पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, एंड ऑफ द डे जब आपका एक रिजल्ट लिस्ट बन रही होती है, ठीक है, उस रिजल्ट लिस्ट में कुछ लोग अगर जो बेटर परफॉर्मेंस के साथ आ रहे होते हैं और कुछ जो हैं वो पुअर परफॉर्मेंस के साथ जो आ रहे होते हैं, उनके फैक्टर्स को अगर आप में नोट करें तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि अटेंडेंस है। हम क्या समझते हैं जी एंड पे, कि बच्चे के साथ जी डबल मेहनत की जाए, एक्स्ट्रा टाइम उसको दिया जाए। ये मैं लफ्ज़ सुनता हूँ अजीब से। एक्स्ट्रा टाइम से क्या मुराद है जी? जो एक्चुअल टाइम है वो पूरा हो नहीं पा रहा और मैं आप किसकी डिमांड कर रहे हैं जी? एक्स्ट्रा टाइम की। यानी ये वो वही वाली बात है कि मैं 6 दिन काम ना करूं और मैं संडे को क्या करूं, 24 घंटे काम में लगा रहूं। यानी मैं अपने उन 6 दिनों को अलाइव कर लूंगा ना। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं क्या कहूं, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं जोर दे के क्यों कह रहा हूं, कि मैं बच्चे को डेली 5-5 किलो वज़न उससे ना उठवाऊं, एंड पे जाकर उसको कहूं एक ही दिन में 50 किलो उठाए जी। क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं। यानी ये एंड पे जो प्रेशर इतना डेवलप करना है, उससे पहले यही है ना, मैं इसको यहाँ जड़ से पकड़ लूँ ना, उसकी रूट कॉज तो ये है ना। क्लियर? इसी के साथ मैंने कहा स्टूडेंट फाइल बन रही है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल मैंने कहा था, बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा क्लास में, क्लास वर्क में एक्टिव नहीं है, मैं वहाँ उसको पकड़ूंगा ना, बजाय इसके कि जब टेस्ट हुए हैं रिजल्ट आया उसके बाद मैं उसको रगड़े में रखूँ। तो क्यों ना मैं उसको पहले ही प्रो एक्टिव अप्रोच रखूँ अपनी जी। एम क्लियर जी? दैन जी, और फिर मैं क्या कह रहा हूँ, हर चीज़ का फॉलो अप और हर चीज़ का उसके साथ प्लान, करेक्टिव मेजर्स। फिर जी यूनिफॉर्म जी, जिस तरह सब्जेक्ट बीइंग ए सब्जेक्ट टीचर रोल है, इसी तरह क्लास टीचर का तो अबव ऑल रोल है जी। इज दैट क्लियर जी? फिर क्या है जी? पॉलिसी जी। इज दैट पॉलिसी क्लियरली कन्वेड टू ऑल, understood, clear to all, and thirdly being executed जी with its true spirit। ये चेक भी किसने रखना होता है जी? क्लास टीचर ने, ये मेंटोर ने। सपोज जी मैं फिर वही एग्जांपल होमवर्क की दूंगा, क्यों बार बार क्यों देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इश्यूज हैं। कि पॉलिसी क्या की गई कि जी क्या डिराइव किया हमने कि जी होमवर्क जहाँ कमज़ोर आ रहा है या होम असाइनमेंट्स में पार्टिसिपेशन इतनी एक्टिव नहीं है, तो उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? क्लास वर्क में उस बच्चे को टारगेट नहीं हो रहा होता वो, या क्लास वर्क में वो क्या होता है, लेस पार्टिसिपेंट होता है, एक्टिव नहीं होता जी। ये पॉलिसी है। और दूसरी तरफ क्या जी हो क्या रहा है जी? सपोज जो बच्चा होमवर्क करके नहीं आया, मैं उसको डबल होमवर्क दे दूँ जी। तो ये चेक किसने रखना है जी? क्लास टीचर ने, बट इन एन अनफेल्ट मैनर जी। यहाँ मैं हर चीज़ में बहुत एक मोहतात अंदाज कहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैं क्लास के अंदर बीइंग टीचर, मैं भी टीचर हूँ, मेरे साथ बाकी सारे भी टीचर हैं, उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है। मैंने क्लास में बच्चों के सामने कोई ऐसा आइडिया नहीं देना होता कि जिस तरह कि आई एम सुपीरियर एंड दे आर नॉट सुपीरियर और दे आर नॉट इक्वल टू मी। मैं इसको अनफेल्ट मैनर में मैंने हो सकता है एक रिमाइंडर की सेंस में मैंने वो क्लैरिफाई करना होता है, डिस्कस करना होता है। आम क्लियर जी? फिर आप वही एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो मेंशन कर लें जी। एक्टिविटीज़ जी, इसको बार बार जान पूछ के लिख रहा हूँ ये जी। उन एक्टिविटीज़ की अनाउंसमेंट, उन एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों की सिलेक्शन,
और जो मैंने क्या कहा था बहुत गलत एक होता है जी, अच्छा बच्चा है उसको चुन लें, नहीं। वो हम जब स्टूडेंट चाइल्ड ग्रूमिंग में हम डिस्कस करेंगे प्लान, उसमें देखिएगा मैंने क्या कहा था उस वक्त कि पूरा साल आपका एक मैकेनिज्म होता है, जिस मैकेनिज्म में आप हर बच्चे को डाल रहे होते हैं, हर बच्चे को की इन्वॉल्वमेंट कर रहे होते हैं, फिर फाइनली जाके उसकी कहीं सिलेक्शन होती है कि विच वन इज़ द बेस्ट एंड विच वन इज़ द बेटर। am I क्लियर जी? नेक्स्ट जी, एग्जामिनेशन जी, असेसमेंट्स क्या लें? अब हो क्या रहा है जी, हमने एक एग्ज़ाम सेल, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट सेपरेट कर दिया, और प्रॉब्लम्स कहाँ से आती जा रही हैं, जहाँ पे हम टीचर का रोल जो है उसको क्या करते जा रहे हैं, मिनिमाइज्ड। गेटिंग द पॉइंट? उससे क्या नुकसानात होते जा रहे हैं कि बहुत सारी या तकरीबन हर चीज़ जो स्टूडेंट से रिलेटेड है जी, उसमें ध्यान में रखिएगा ये जो टीचर का वर्ड है, इसकी इन्वॉल्वमेंट आप क्या लें, लाजमी है। ठीक है, इनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर आपका कोई भी प्लान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना बना हुआ है, वो फ्लॉप हो जाएगा जी, वो फेल हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? मिसाल असेसमेंट ली, मैंने क्या किया जी, अपना एक एग्ज़ाम सिस्टम अलग सेपरेट डेवलप कर लिया है, लेकिन उसमें टीचर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या क्लास टीचर को नहीं है, और या उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ में कि क्या उसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट हुई है, नहीं हुई। यानी कोई भी सिस्टम है वो होना किसके थ्रू चाहिए जी, टीचर के थ्रू जी। मैं मिसाल लिख देता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल सम टाइम टीचर इज़ टेकिंग सम एक्शन जी, एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस वाले क्या करते हैं, उस एक्शन को नल एंड वॉइड करार दे के बाहर से उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। टीचर का रोल बीच में से माइनस हो गया, नहीं हो गया? टीचर की रिस्पेक्ट बच्चे के सामने ज़ीरो होगी, नहीं होगी? यानी मेरा कहने का क्या मकसद है कि जब आपने कोई स्कूल इस्टेब्लिश करना है, स्कूल का प्लान आप बना रहे हैं, पॉलिसी बनाने चाह रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा हर प्लान को बनाते वक्त आपने ये देखना है कि वेयर वुड दैट टीचर स्टैंड। क्यों? कि जो बच्चे के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है या बच्चे के साथ जो बॉन्डिंग है, वो सबसे ज़्यादा या वो एक्चुअली बनती किसकी है, टीचर की है। मैं फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे बीइंग अ प्रिंसिपल 100 चीज़ें लागू करना चाहूँ, ठीक है, बहुत कमाल के प्लान लेके आऊँ, एग्जीक्यूट करना चाहूँ, वो हमेशा प्लान फेल होंगे अगर टीचर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, या अगर वो टीचर के थ्रू नहीं है। इज़ दैट क्लियर जी? यानी क्या मतलब, मैंने अपने उस पॉलिसी प्लान में सबसे ज़्यादा फिर इंपॉर्टेंस किसको देनी है, टीचर को। वेटेज किसको देना है, टीचर को। रिस्पेक्ट किसको देनी है, टीचर को। मैंने कुछ अर्सा पहले कई स्टेटमेंट सुनी जी, बड़ी स्टूपिड किस्म की स्टेटमेंट जी, विद अपॉलॉजीज जी, एक वेरी बेसलेस टाइप ऑफ स्टेटमेंट जी। एक मौसूफ कहीं बैठे क्या फरमा रहे थे, और जी टीचर तो बस वैसे ही होते हैं जी, टीचर तो पढ़ाते हैं, असल काम तो हम एडमिनिस्ट्रेशन वाले करने हैं। सो रिमेंबर, मेक इट वेरी क्लियर दैट इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट टीचर इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर। ये हम किसी म्यूनसिपल कमेटी या टाउन कमेटी नालियाँ साफ़ करवाने वाली कोई ऑफिस नहीं है को उसकी एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर? टीचर। हु इज़ द एजुकेशनल लीडर? टीचर। हु इज़ द मैनेजर? टीचर। विदाउट हिम एवरीथिंग वुड फेल, हर चीज़ नाकाम हो जाएगी। और मुझे वो स्टेटमेंट पहले समझने की मैं कोशिश करता रहा कि भाई हाउ कैन दीज टू थिंग्स बी सेपरेटेड, कि मतलब एकेडमिक्स के लोग, टीचर लोग को अलग हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और अलग हैं। जिस दिन जिस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये आइडिया डेवलप हो गया, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तबाह हो जाती है जी, उसका कोई रोल नहीं रहता। क्योंकि चाहे स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन कह लें, कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी भी तालीमी इदारे की एडमिनिस्ट्रेशन कह लें, तो उसकी बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है जी? टीचर होता है जी। रेस्ट ऑफ द पीपल आर असिस्टेंट टू टीचर जी। मैं बड़ी जिम्मेदारी, बड़े वजूक से एक बात कह रहा हूँ जी। मैं भी इदारों में काम करता रहा हूँ, मैं भी इदारों में पोस्ट सीटों में बैठा रहा हूँ। आई ऑलवेज अनाउंस माई, बिकॉज आई लर्न फ्रॉम माई टीचर जी। अगर प्रिंसिपल है, ठीक है, तो वो बेसिकली प्रिंसिपल इज़ टू असिस्ट अ टीचर, वो डायरेक्टर है टू असिस्ट अ टीचर, कोऑर्डिनेटर है टू असिस्ट अ टीचर।
कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो टू असिस्ट द टीचर, एवरीबडी इज देयर टू असिस्ट द टीचर, एंड द रियल एडमिनिस्ट्रेटर इज अ टीचर। ये बेसिक कॉन्सेप्शन हमने क्लियर करनी होती है। जब तक ये क्लियर नहीं होगी, मैं फिर क्या जोर दे के कह रहा हूँ जी कि दैट इट इज चेक्ड जी, ठीक है, यू कैन ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग्स जी, द सिस्टम वुड फेल, पॉलिसी वुड फेल, दैट कैन नेवर वर्क, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती जी। अब उस तरह मैं क्या कह रहा था कि असेसमेंट सिस्टम है तो ये भी किसके थ्रू होना चाहिए, टीचर, इट मस्ट बी देयर इन टीचर्स नॉलेज। अनाउंसमेंट इसकी कौन करे, टीचर। मैं इसको यहाँ मेरा कतन को मुराद नहीं है कि मैं टीचर को बर्डनाइज करना चाह रहा हूँ। अब आप एक सवाल पूछ सकते थे कि जी टीचर का असल काम तो टीचिंग है, आप तो एक लिस्ट बढ़ाते जा रहे हैं मैं इसलिए साथ एक लफ्ज़ क्या बोल रहा हूँ कि एवरीबडी एल्स इज देयर टू असिस्ट द टीचर। यहाँ बड़ी मदद के साथ जी टीचर्स को कहा जा रहा होता है कि जी आप पेरेंट्स को जाके कॉल्स करें जी बच्चे आपके एब्सेंट हैं। टीचर्स को कहा जा रहा होता है कि जी आप जाके पेरेंट्स को कॉल्स करें कि जी आपके बच्चे की फ़ी नहीं जमा। अनफॉर्चुनेटली जी मैं इस पर तोफ़ी कह सकता हूँ, मैं इस पर लाहौल ही पढ़ सकता हूँ, मैं इस पर इन्ना लिल्लाह ही पढ़ सकता हूँ कि टीचर जिसको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मैंने उसको किस लिए रख लिया जी, उसने क्या करनी है, जाके कॉल्स करनी है जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी, ठीक है। अगर यानी टीचर का कोई भी काम है, टीचर मस्ट बी प्रोवाइडेड विद सर्टेन असिस्टेंस हर लेवल पे, एवरीबडी इज देयर बेसिकली टू असिस्ट द टीचर, क्योंकि क्लासरूम के अंदर, ठीक है, उस प्रेमिसेस में, उस स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट मादर इल्मी के अंदर जो असल काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। बाकी सारे लोग तो असिस्टेंट है उसके, तो ऑफिस में बंदा बैठा है तो वो असिस्टेंट है, टाइपिस्ट बैठा है तो असिस्टेंट है, प्रिंसिपल है तो असिस्टेंट है, कोऑर्डिनेटर है तो असिस्टेंट है। Am I clear जी? दैन जी वही अबव ऑल, फिर आके कहें आप जी कोऑर्डिनेशन जी। अब हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट टीचर के रोल में हमने क्या कहा था, कोऑर्डिनेशन विद द टीम। अब उस कोऑर्डिनेशन को अरेंज कौन करेगा, उस कोऑर्डिनेशन का बेसिक मैनेजर कौन है, क्लास टीचर। एवरीथिंग मस्ट बी देयर इन हिज और हर नोटिस जी, चाहे वो अटेंडेंस है, चाहे वो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, चाहे वो क्लास पार्टिसिपेशन है, चाहे वो यूनिफॉर्म है, बिहेवियर है, एक्टिविटीज़ हैं, असेसमेंट्स हैं, कुछ भी हैं, दैट मस्ट बी डिस्कस्ड इन सर्टन गैदरिंग, इन अ सर्टन मीटिंग जी। और उस मीटिंग को हेड करने वाला कौन है जी, क्लास टीचर और मेंटोर। अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं, 7 हैं, तो वो 6 की 6 की लिस्टें उनके पास होनी चाहिए, उन 6 के 6 का एनालिसिस उनके पास। अब यहाँ देखिए मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लूँ जी, जब मैं कह रहा हूँ जी 6 के 6 सब्जेक्ट्स के रिजल्ट का एनालिसिस जी, तो हम टीचर को पकड़ के बिठा देते हैं कि जी आप बैठ के एनालिसिस निकालो, नहीं, देयर मस्ट बी सम डाटा ऑपरेटर जी, देयर मस्ट बी सम कंप्यूटर ऑपरेटर जो उसका एनालिसिस निकाल के उनको दे। मैं यहाँ किसी सूरत भी टीचर को बर्डनाइज करना, ओवरलोड करने का मैं कतई कोई मैंने ऐसी बात नहीं की है। मैंने क्या कहा, जितनी भी चीज़ें टीचर को रिक्वायर्ड हैं वो उनको प्रिपेयर्ड मिलनी चाहिए। और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है या एडमिन स्टाफ होता है, उनका यही काम होता है। अगर मतलब ये डाटा एनालिसिस करके उन्होंने देना है टीचर को कि किस सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आए हैं, किस में ज़्यादा आए हैं, करके देगा ऑफिस उनको, लिस्ट उनको प्रोवाइड करेगा, चीज़ें टाइप उनको करके देगा। अनफॉर्चुनेटली जी क्या काम बढ़ता जा रहा है, हम क्या टीचर को कह रहे हैं वो टाइप भी खुद करे जी, वो एनालिसिस भी खुद करे जी। तो फिर मेरा सवाल ये है कि जो जिस स्कूलों कॉलेजों में इतना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भर्ती कर दिया जाता है वो किस काम के लिए, सिर्फ फ़ी जमा करने के लिए और उस फ़ी में से अपनी तनख्वाह निकालने के लिए। अगर मैं उस एंगल से बात करूँ जी विद ड्यू रिस्पेक्ट जी, तो क्या कहने का क्या मकसद कि किसी तालीमी इदारे में भी सिर्फ कमाता कौन है, टीचर, और खाते सारे हैं। ठीक है, मैं सारों की लिस्ट में अपने आप को आई रिमेन डायरेक्टर इन सम इंस्टीट्यूट जी, मैं भी खाता रहा हूँ, प्रिंसिपल वो भी खाता है जी, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, एडमिन स्टाफ, टाइपिस्ट, अकाउंट्स ऑफ पर्सनल, वो सारे लोग सिर्फ क्या हैं, खाने वाले हैं। कमाने वाला सिर्फ कौन होता है, टीचर होता है। अब जो बाकी सारे खाने वाले हैं वो काम ना करें, काम सिर्फ कौन करे, टीचर करे। बाकी सारे क्या होने चाहिए, उस टीचर के असिस्टेंट होने चाहिए। Everything must be there ready made available on the table of that teacher. That's all for today.